हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने लोकसभा की कॉम्पोजिशन की एंड आज हम अपने इस सेशन में करेंगे जो हाउस ऑफ द पीपल है, जिसको हम लोअर हाउस और लोकसभा कहते हैं। इसकी पावर्स एंड फंक्शंस, जो पावर्स हैं, पावर्स को यूज करते हैं। जब हम पावर को यूज कर रहे हैं मीनिंग वो फंक्शंस भी कर रहे हैं, इसीलिए पावर्स एंड फंक्शन को हम एक हेडिंग के अंदर ही कवर करते हैं। तो जो लेजिस्लेचर है इसका मेन काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव वर्क। तो इसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं? सबसे पहले जितने भी लॉ बनाए जाते हैं सभी के सभी लॉ हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट बनाती है। जो भी यूनियन लिस्ट में लॉ डिफाइन किए गए हैं उस पर लॉ बनाने का काम किसका है? लोकसभा का है। सो लोकसभा कैन फ्रेम द लॉज ऑन सब्जेक्ट्स in union list, concurrent list and residuary subjects, meaning हमारी कंट्री में जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, नंबर 2 पर आती है स्टेट लिस्ट एंड एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने हैं सेंटर भी बना सकती है एंड जो स्टेट्स हैं वो भी बना सकती हैं। तो इसीलिए जो सेंटर है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाती है। और उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोविजन देता है जो सब्जेक्ट बच गए हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जिसको हम रेजिड्यूरी कहते हैं, वो सब्जेक्ट्स पर भी लॉ कौन बनाएगा? सेंटर ही बनाती है। अगर राज्यसभा किसी टाइम रेजोल्यूशन पास कर देती है कि जिस सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है लेकिन जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उस पर भी लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर बनाती हैं। तो हमारे देश में ये प्रोविजन है जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 95% जो ऑर्डिनरी बिल्स होती हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। राज्यसभा में ज्यादा बिल इंट्रोड्यूस नहीं होती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब बिल पास होता है तो लोकसभा एंड राज्यसभा इन दोनों से मिलकर ही पास होता है। जब लोकसभा पास करती है उसके बाद राज्यसभा पास करती है। अगर पहले राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है तो पहले राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद बिल लोकसभा में आता है और उसके बाद जब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो बिल पास होकर लॉ बन जाता है। इस तरह जितने भी बिल्स हैं हमारी पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा है ये पास करती है। अगर मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है, इस बिल पर लोकसभा एंड राज्यसभा है, इनमें कोई कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाती है तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन की प्रोविजन भी की गई है। लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ओनली 3 टाइम्स ही ज्वाइंट सेशन को कन्वीन किया गया है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर एग्जीक्यूट करने की, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है वो सभी पावर्स किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं। तो एग्जेक्टिव पावर में ज्यादा पावरफुल हाउस कौन है? हमारा लोकसभा, हमारी लोअर हाउस। तो जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है ये क्या डिफाइन करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कह रहे हैं कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं हम इनको एग्जेक्टिव का पार्ट मानते हैं, क्योंकि जो हमारी एग्जेक्टिव है एक तो परमानेंट होती है एंड परमानेंट के साथ एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ही होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एग्जेक्टिव का पार्ट बन जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव कितनी होती हैं इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको एग्जेक्टिव क्यों कहते हैं जी स्टडी भी कर सकते हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दिस आर द रिस्पॉन्सिबल, वो राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो ओनली एंड ओनली लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लोकसभा ही है जब तक उनका कॉन्फिडेंस, लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिनिस्टर को मिलता है तब तक ही वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। जब लोकसभा उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो उनको रिजाइन देना पड़ता है। तो इस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी लाइफ एंड डेथ
किसके हाथों में होती है? लोकसभा के हाथों में होती है। दे रिमेन्स इन द ऑफिस टिल एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिला हुआ है तब तक ही जो मिनिस्टर है अपनी हर एक एक्टिविटी के लिए जो आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। एंड जो लोकसभा के मेंबर्स हैं दे कैन मूव अडजॉर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, सेंसर मोशन, कट मोशंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। मीनिंग लोकसभा के मेंबर्स हैं जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एडजॉर्नमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये कहा जाता है जो अर्जेंट इशू है इस पर अभी डिस्कशन होनी चाहिए। तो इस तरह डिफरेंट मोशंस हैं वो पास कर जो मिनिस्टर्स है उनका ध्यान है वो उन मैटर्स पर लेकर आते हैं, उन पर डिबेट होती है। अगर लोकसभा सेटिस्फाइड नहीं होती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास किया जा सकता है। अगर जे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सभी के सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये होगी एग्जेक्टिव पावर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर में भी लोकसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा के पास इतनी पावर्स नहीं है। तो जो मनी बिल होते हैं जिसको हम फाइनेंस बिल भी कहते हैं, इसको किसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है? इन द लोकसभा ओनली। और ये प्रोविजन हमारे आर्टिकल 109 में डिफाइन की गई है कि जो मनी बिल है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास ओनली 14 डेज की डिले पावर होती है। अगर वो बिल को पास नहीं भी करती है विद इन द 14 डेज तो ये मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया, डीम टू बी पास फ्रॉम द लोकसभा। अगर 14 डेज पास हो जाते हैं, अगर राज्यसभा है इसके ऊपर कोई भी सजेशन देना चाहती है वो दे सकती है। अगर उसको मानना चाहे लोकसभा तो मान सकती है, अगर नहीं मानना चाहती तो इसी तरह बिल को पास भी कर सकती है। तो हमारी हिस्ट्री में राज्यसभा ने 1978 में एक बार मनी बिल पर कुछ सजेशंस दिए थे, लेकिन लोकसभा ने उसको मानने से डिनाई कर दिया था। इस तरह लोकसभा की अपनी मर्जी है, जो राज्यसभा जो रिकमेंडेशंस देती है, जो सजेशंस देती है, इनको माने या ना माने। तो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? लोकसभा का होता है। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्शन के लिए जैसे हम अपने देश के प्रेसिडेंट की इलेक्शन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, तो लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह हम अपने देश के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको इलेक्ट लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करती है। एंड लोकसभा के मेंबर्स हैं जो अपने हाउस में अपने लिए एक स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है, इसको भी इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जो हमारी लोअर हाउस है इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, जैसे इट कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इम्पीचमेंट of the president, judges of supreme court and high courts of the state। अगर हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको रिमूव करना चाहते हैं तो इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन है वो लाया जाता है। एंड इम्पीचमेंट मोशन है उसकी प्रोसीडिंग कहां पर होती है? लोकसभा एंड राज्यसभा में होती है। तो ये दोनों मिलके ही इम्पीचमेंट मोशन है इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इम्पीचमेंट मोशन को पास करेंगे, तब जाकर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके अगेंस्ट अगर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आना है, ये ओनली एंड ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इसके लिए जरूरी है जो इम्पीचमेंट मोशन है लोकसभा में भी पास हो। एंड जे राज्यसभा के साथ मिलके इट कैन पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट हाई ऑफिशियल्स, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तो जो मेन कमिश्नर्स हैं इनके जो चीफ मेंबर्स होते हैं इनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लेकर आना है तो ये लोकसभा एंड राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा इनसे सेपरेटली जे पास भी होना चाहिए। तो जुडिशियल पावर्स हैं
ये भी लोकसभा एंड राज्यसभा की इक्वल पावर्स मानी जाती हैं। और इसके बाद आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करनी है तो इसके लिए कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं, इसके लिए भी लोकसभा एंड राज्यसभा है, इनको इक्वल पावर्स दी गई हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, मीनिंग इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड इसके लिए जो प्रोविजन की गई है, इट मस्ट बी पास्ड इन बोथ हाउसेस सेपरेटली, मीनिंग लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से पास होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसमें एक हाउस मान लो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा इसमें कुछ चेंज करना चाहती है, अगर वो इसको पास नहीं करती है तो इनके लिए ज्वाइंट सीटिंग है, ज्वाइंट सेशन कन्वीन नहीं किया जाएगा। और जो अमेंडमेंट है, इसको अपने अपने हाउस में अलग अलग से पास करवाना जरूरी है, तब जाकर जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है। अगर इन दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो इस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ज्वाइंट सेशन के प्रोविजन नहीं है टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने कितने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। मीनिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आप चेंज करना चाहते हो, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, जो स्टेट्स हैं इनकी कंसेंट की भी जरूरत होती है। जो हमारा अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, जी किसको रिप्रेजेंट करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भी करती है। हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, जी रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। किसी बिल को पास कराने के लिए लेजिस्लेचर्स है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, इनके अप्रूवल की भी जरूरत होती है। तो ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। आफ्टर दैट अप्रूवल ओवर पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इनको अप्रूव कराना होता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं मेनली कहां से होते हैं, फ्रॉम द लोकसभा। जब एक लोकसभा की इलेक्शन होती है तो इसमें से ही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं मिनिस्टर बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से मिनिस्टर्स नहीं लिए जा सकते। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, तो वो राज्यसभा के ही मेंबर हैं, तो जिनकी डिप्लोमेटिक पावर्स बहुत ज्यादा है, जिनके लिए हम सबसे ज्यादा कहते हैं जो फॉरेन रिलेशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे हैं, उनके पास राज्यसभा की मेंबरशिप है। जिसके बाद उनको क्या किया गया है, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। तो राज्यसभा से भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा से ही होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं देश को रन करने के, वो सभी पॉलिसीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो ही फॉर्मुलेट करते हैं। और तो ये कहा गया है जब कोई भी बिल, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, इस पर दोनों हाउसेस हैं इनकी अप्रूवल की जरूरत होती है। लेकिन मेनली जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, अप्रूव की जाती हैं, इसमें लोकसभा है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने अपनी हिस्ट्री में कई बार देखा है कि जो बिल लोकसभा में पास कर दिए जाते हैं, राज्यसभा में भी विदाउट डिस्कशन उसको पास भी कर दिया जाता है। तो इस तरह लोकसभा है इसकी ज्यादा डोमिनेंस हो जाती है। नेक्स्ट इज अप्रूवल ओवर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारे देश में इमरजेंसी को इंपोज करना है तो उसका प्रोक्लामेशन है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। जैसे जितनी भी पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसीज हैं वो अप्रूव की जाती हैं, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, इमरजेंसी किसके द्वारा इंपोज की जाती है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के थ्रू, तो नेशनल इमरजेंसी है। अगर जी इंपोज की जाती है तो पार्लियामेंट से, मीनिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से अप्रूवल की जरूरत है विद इन 1 मंथ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की गई है तो 2 मंथ्स के बिटवीन इसके लिए अप्रूवल की जरूरत है। तो जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसके लिए अप्रूवल की जरूरत होती है फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड जो इमरजेंसी का टाइम है, इस टाइम में मिलिट्री कोर्ट है वो भी जे राज्यसभा के साथ मिलकर इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये होगी इमरजेंसी पावर। आफ्टर दैट आती है मिसलेनियस पावर। तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा और पावर्स भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज इट गिव्स अप्रूवल
टू द ऑर्डिनेंस। जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस हैं वो इशू किए जाते हैं, उनको अप्रूवल कौन देती है? लोकसभा एंड राज्यसभा देती है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस टाइम हमें लॉ की जरूरत होती है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बनाया जाता है। नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। अगर इन स्टेट्स की नेम बाउंड्री चेंज करनी है तो लोकसभा के पास राइट है, और अगर कोई न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करनी है इसका भी राइट लोकसभा को दिया गया है। इट कैन मेक अ चेंजेस इन द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जो जुडिक्शन है इनको चेंज कर सकती है। इट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जैसे हम यूनियन की बात करते हैं, पूरी इंडिया के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको हम यूपीएससी कहते हैं। हम जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। अगर 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने हैं उसके लिए भी लोकसभा प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकती है। एंड इसके बाद जो भी यूपीएससी की, कैग की, फिनांस कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं इसको लोकसभा में डिस्कस भी किया जाता है। एंड जे एक रेजोल्यूशन भी पास कर सकती हैं टू अबॉलिश एंड रिवाइव ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। मीनिंग हम असेंबली की बात नहीं कर रहे, हम स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना है या रिवाइव करना है उसके लिए ये रेजोल्यूशन भी पास कर सकती है। इस तरह लोकसभा के पास बहुत ही ज्यादा वास्ट पावर्स हो जाती हैं जिसके हमको लगता है जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एमपीज, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ही रन करते हैं। तो इस तरह लोकसभा के पास बहुत सारी पावर्स बन जाती हैं। तो आज हमने इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी स्पीकर की पावर्स, फंक्शंस हैं, स्पीकर क्या होते हैं वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।